सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं स्काई एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गैंगस्टर रैप के बारे में कि कैसे गैंगस्टर रैप ने अपने स्ट्रॉन्ग लिरिसिज्म और क्रिएटिव आइडियाज से हिप हॉप म्यूजिक को मेन स्ट्रीम करने और पॉपुलर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वहीं दूसरी तरफ इसका फोकस वायलेंट लाइफस्टाइल और क्राइम एक्टिविटीज़ की तरफ होने के कारण इसने हिप हॉप को कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दिए जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गैंगस्टर रैप की शुरुआत हुई और कैसे कुछ ही टाइम में ये बन गई हिप हॉप म्यूजिक की सबसे डोमिनेटिंग सब जॉनरा, और एट दी एंड आपको बताएंगे कि क्यों इसे लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी और क्या रीजंस थे जिनके कारण इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को और डिले ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गैंगस्टर रैप या गैंगस्टर रैप, जिसे शुरुआती टाइम में रियलिटी रैप भी कहा जाता था, इसकी शुरुआत हुई थी मिड टू लेट 1980s के टाइम पर एक हाईली कंट्रोवर्शियल सब जॉनरा के रूप में। अब हाईली कंट्रोवर्शियल इसीलिए क्योंकि इसके जो लिरिक्स होते थे वो ज़्यादातर गैंगस्टरिज्म, स्ट्रीट गैंग्स, स्ट्रीट हसलर्स और स्ट्रीट लाइफ कल्चर पर बेस्ड होते थे। इस जॉनरा के आर्टिस्ट अपने गानों में उन सभी प्रॉब्लम्स को ईजिली कवर करते थे जो कि वो खुद अपनी रियल लाइफ में फेस कर चुके थे, फिर चाहे वो ब्लैक्स के साथ होने वाला रेसिज्म हो या स्ट्रीट्स पर होने वाली गैंग वॉर्स या ड्रग डीलिंग्स। ये उन सभी पॉलिटिकल इश्यूज़ के अगेंस्ट अपने गानों में प्रोटेस्ट भी करते थे जो कि पॉयरिटी और रेसिज्म को बढ़ावा देते थे। बट हर चीज़ के दो साइड्स ज़रूर होते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव साइड और दूसरा होता है नेगेटिव साइड। तो अभी तक हमने गैंगस्टर रैप की पॉजिटिव साइड के बारे में बात करी कि कैसे गैंगस्टर्स और स्ट्रीट हसलर्स अपने म्यूजिकल टैलेंट को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने गानों के थ्रू बताते और सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। बट बहुत से गैंगस्टर रैपर्स ऐसे भी थे जो कि रियल लाइफ स्ट्रीट गैंग्स जैसे कि क्रिप्स और ब्लड्स के साथ एसोसिएट थे। क्रिप्स और ब्लड्स अमेरिकन हिस्ट्री की दो सबसे डोमिनेटिंग स्ट्रीट गैंग्स है जिन्हें इनकी आपसी राइवलरी के लिए भी जाना जाता है। जहाँ क्रिप्स गैंग की फॉर्मेशन करी थी 1969 में रेमन वॉशिंगटन और स्टैनली विलियम्स ने, ताकि वो अपने नाइबरहुड्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया की बाकी अदर स्ट्रीट गैंग के साथ बैटल कर सके। और वहीं ब्लड्स गैंग की फॉर्मेशन तब हुई जब क्रिप्स गैंग के फाउंडिंग मेंबर रेमन वॉशिंगटन और उनके गैंग के कुछ मेंबर्स ने कैंटिनियल हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स सिल्वेस्टर स्कॉट और बेंसन ओवेंस के ऊपर अटैक किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब स्कॉट ने अपनी खुद की गैंग फॉर्म करी और इसे उसने नाम दिया पीरू स्ट्रीट गैंग, जिसे हम अमेरिकन हिस्ट्री की फर्स्ट ब्लड गैंग भी कह सकते हैं। इस गैंग को बनाने का मेन रीज़न यही था कि ब्लड्स गैंग क्रिप्स गैंग के साथ कंपटीशन कर सके और क्रिप्स के अटैक से खुद को और अपने गैंग के बाकी मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके, जिसके कारण ये और बाकी की अदर स्ट्रीट गैंग्स अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और फेमस पर्सनैलिटीज़ को अपनी गैंग में ऐड करती रहती थी, जिसके कारण बहुत से गैंगस्टर रैपर्स भी इन स्ट्रीट गैंग्स का पार्ट बन चुके थे। और हाँ, एक बात और, ब्लू कलर और ये जो हैंड साइन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रिप्स गैंग को, और रेड कलर और ये वाला हैंड साइन रिप्रेजेंट करता है ब्लड्स गैंग को। तो आगे से अगर आपको कोई भी रैपर या हिप हॉप आर्टिस्ट अपनी वीडियोस या कहीं भी रेड या ब्लू कलर की ड्रेस में या बैकग्राउंड में दिखे तो आप समझ जाना कि वो अपनी गैंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैंगस्टर रैप के गानों के लिरिक्स में बहुत ही ज़्यादा वल्गर लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से गैंगस्टर रैपर्स स्ट्रीट गैंग्स के साथ जुड़ चुके थे, जिसके कारण इस जॉनरा को गैंग कल्चर, गैंग वॉर्स, रॉबरी, मर्डर, रेप, ड्रग डीलिंग, वुमेन अब्यूज़ और गैंगस्टरिज्म को प्रमोट करने और यूथ को मिसगाइड करने के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता था। तो अब तक हमने एक्सप्लोर करी गैंगस्टर रैप की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स, और अब हम डिस्कवर करने वाले हैं गैंगस्टर रैप की ओरिजिन को कि कैसे गैंगस्टर रैप की शुरुआत हुई। गैंगस्टर रैप की शुरुआत हुई थी 1985 के टाइम जब फिलाडेल्फिया बेस्ड रैपर स्कूली डी ने अपनी फर्स्ट स्टूडियो एल्बम स्कूली डी रिलीज़ करी। इस एल्बम का एक सिंगल PSK व्हाट डज इट मीन, जो कि हिप हॉप म्यूजिक का फर्स्ट गैंगस्टर रैप सॉन्ग भी है, जिसमें स्कूली डी ने अपने स्ट्रीट गैंग पार्क साइड किलर्स को रिप्रेजेंट किया है। इसे स्कूली डी ने अपने स्ट्रीट गैंग मेंबर्स के कहने पर बनाया था। इसे उन्होंने रात के 3 बजे अपनी मम्मी के डाइनिंग रूम टेबल पर बैठकर लिखा था। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात खुद स्कूली डी ने फिलाडेल्फिया सिटी पेपर को दिए अपने 2004 की इंटरव्यू में कही थी। इस ट्रैक में स्कूली डी ने स्ट्रीट लाइफ, गन प्ले, ड्रग्स, अल्कोहल और उन सभी चीज़ों का रेफरेंस दिया था जो कि एक स्ट्रीट गैंग अपनी डेली लाइफ में करती है।
ये फर्स्ट टाइम था जब किसी रैपर ने अपनी गैंग को रिप्रेजेंट करने के लिए गैंगस्टरिज्म और स्ट्रीट लाइफ पर बेस्ड एक प्रॉपर रैप सॉन्ग लिखा था। इस ट्रैक के रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही ये ट्रैक फिलाडेल्फिया और यूएस के बाकी स्टेट की स्ट्रीट गैंग्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो गया। इस ट्रैक ने यूएस के बाकी गैंगस्टर्स और स्ट्रीट हसलर्स को स्ट्रीट लाइफ और गैंगस्टरिज्म पर रैप करने के लिए इंस्पायर किया। साथ ही ये ट्रैक आने वाले कई गैंगस्टर रैपर्स के लिए इंस्पिरेशन भी बना। लॉस एंजलिस बेस्ड रैपर आइस-टी, जो कि करीब 1980s के टाइम से रैप कर रहे थे, उन्होंने स्कूली डी और उनके ट्रैक पीएसके से इन्फ्लुएंस होकर 1986 में हिप हॉप का सेकंड गैंगस्टर रैप सॉन्ग 6 in the morning रिलीज किया। स्कूली डी ने जहां अपने ट्रैक में अपनी गैंग को रिप्रेजेंट किया था, तो वहीं आइस-टी ने अपने ट्रैक में गन प्लेस और पब्लिक वॉर को लेकर बात करी। 3 मार्च 1987 में KRS-One, D-Nick और स्कॉट ला रॉक के म्यूजिकल ग्रुप बुगी डाउन प्रोडक्शन ने अपनी और हिप हॉप म्यूजिक की फर्स्ट गैंगस्टर रैप एल्बम क्रिमिनल माइंडेड रिलीज करी। इस एल्बम को वन ऑफ द मोस्ट हाईली इन्फ्लुएंशियल हिप हॉप एल्बम के रूप में भी कंसीडर किया जाता है, सिंस ये एल्बम प्रॉपर गैंगस्टरिज्म पर बेस्ड थी। एंड इस एल्बम के रिलीज होने के जस्ट 5 महीने बाद ही बुगी डाउन प्रोडक्शन के फाउंडिंग मेंबर और म्यूजिक प्रोड्यूसर स्कॉट ला रॉक का मर्डर हो गया। एंड 2003 में रोलिंग स्टोन मैगजीन ने इस एल्बम को अपनी ग्रेटेस्ट एल्बम ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में 444 नंबर पर रैंक भी किया है। सिंस 1988 से लेकर 1997 तक के टाइम पीरियड को हिप हॉप का गोल्डन एरा कहा जाता है। अब गोल्डन एरा से यहाँ पर मतलब है कि इस टाइम यूएस में हिप हॉप काफ़ी तेज़ी से पॉपुलराइज हो रहा था, जैसे कि इंडिया में अभी हो रहा है। सिंस 1988 में लॉस एंजलिस बेस्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हिप हॉप ग्रुप NWA ने अपनी ब्लॉकबस्टर गैंगस्टर रैप एल्बम स्ट्रेट ऑउटा कॉम्पटन रिलीज करी। इस एल्बम ने लॉस एंजलिस को हिप हॉप की लॉन्ग टाइम कैपिटल रही न्यूयॉर्क सिटी के एक लेजिटिमेट राइवल के रूप में स्टैब्लिश किया। अब देखो, यूएस में कोई ब्लॉकबस्टर एल्बम रिलीज हो और उसे लेकर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ऐसा ही स्ट्रेट ऑउटा कॉम्पटन एल्बम के साथ भी हुआ। इसके रिलीज होने के बाद इसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसमें सबसे मेजर कंट्रोवर्सी इसके प्रोटेस्ट सॉन्ग फक द पुलिस के लिरिक्स को लेकर हुई। इस ट्रैक में NWA ने पुलिस ब्रूटैलिटी और रेशियल प्रोफाइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। इस ट्रैक के रिलीज होने के बाद FBI ने इसे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बताते हुए NWA को एक वार्निंग लेटर भी भेजा। लेटर स्टेज में ये एल्बम गैंगस्टर रैप जॉनरा की फर्स्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम सेलिंग एल्बम भी बनी। अब तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो तो देखी नहीं होगी, बट फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि जब भी अमेरिका में किसी एल्बम के 100K, 500K या 1 मिलियन यूनिट सोल्ड हो जाते हैं, तो उसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की तरफ से गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वापस आते हैं अपनी 1988 की ब्लॉकबस्टर एल्बम स्ट्रेट ऑउटा कॉम्पटन पर। इस एल्बम ने गैंगस्टर रैप में रेवोल्यूशन लाने के साथ साथ एक लैंडमार्क भी सेट किया। पहले जहां गैंगस्टर रैप में सिर्फ गैंगस्टरिज्म और स्ट्रीट लाइफ की ही बात की जाती थी, इस एल्बम के रिलीज होने के बाद ये सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री में शिफ्ट हो गई। अब गैंगस्टर रैपर्स ने अपने सॉन्ग्स में अपने हुड को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री करना भी स्टार्ट किया। ओवरऑल देखा जाए तो इस एल्बम ने गैंगस्टर रैप को मेन स्ट्रीम करने और पॉपुलर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1990 में फॉर्मर NWA मेंबर आइस क्यूब ने अपनी हार्डकोर सोशल पॉलिटिकल एल्बम्स रिलीज करी, और जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये एल्बम सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री पर बेस्ड थी। 1991 में NWA ने अपनी थर्ड और फाइनल स्टूडियो एल्बम निगास फॉर लाइफ रिलीज करी। इस एल्बम ने प्रीवियस की सारी गैंगस्टर रैप एल्बम्स के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए 1991 में बिलबोर्ड वीकली पॉप चार्ट्स में नंबर 1 का स्पॉट हासिल किया। आइस-टी, NWA और आइस क्यूब की सोलो कैरियर की सक्सेस को देखते हुए गैंगस्टर रैप को मोस्टली वेस्ट कोस्ट की फिनोमिना कहा जाने लगा, जिसके कारण गैंगस्टर रैप को स्टार्ट करने वाले ईस्ट कोस्ट के आर्टिस्ट स्कूली डी और इसे सेव देने वाले बुगी डाउन प्रोडक्शन और ईस्ट कोस्ट के बाकी आर्टिस्ट के कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया। अब आप गौर करो तो आपको यहाँ पर हिप हॉप की सबसे बड़ी राइवलरी टीज होते हुए दिख जाएगी। अब वो कौन सी राइवलरी है आप जानते हैं। इस राइवलरी के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। तब तक आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इस वीडियो के किसी भी पार्ट को देखकर खुशी हुई या मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड सबसे मेन चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।